तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 मोटिवेशन एंड इमोशन, जो साइकोलॉजी के क्लास 11th की बुक में है। सबसे पहले जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। तो एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर, यानी किसी भी बिहेवियर को की तरफ जाना। मोटिव, मोवेयर, इसको भी लैटिन वर्ड होता है मोवेयर, उस जगह से डराइव हुआ है, आया है मोवेयर, यानी किसी भी बिहेवियर की तरफ आपको गोल डायरेक्ट करवाना है, आपके यानी आपको मूव करवाना है किसी बिहेवियर के टुवर्ड्स इस मोटिवेशन, यानी जागरूकता देना कि आप ये चीज़ करो, मोटिवेट करना कि आप ये चीज़ करो। सो दैट इज़ मोटिवेशन इन सिंपल टर्म्स। फिर उसके बाद आती है मोटिवेशन साइकिल। दैट व्हाट इज़ मोटिवेशन साइकिल। तो ये होती है, सबसे पहले इसमें आता है नीड, यानी कोई भी आप नीड फील करोगे कि जैसे अब आपको भूख लग रही है, लेट से, तो आपको ये नीड है कि आपको भूख लग रही है। फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, आपको धीरे धीरे ये होएगा कि मैं लंच खोल के खाना खा लूँ क्लासरूम में। फिर धीरे धीरे क्या होएगा, आपका जो है मन करेगा, आपका बैग खोल खोल के चेक करोगे कि खा लूँ या ना खाऊँ, तो आपका जो ऐसे मन करने लग जाएगा, दैट इज़ अराउजल। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जैसे बैग खोल के आपने टिफ़िन निकाल लिया, क्योंकि आपको भूख लग रही है, तो आप ऐसा बिहेवियर भी करोगे ना, एंड देन यू फाइनली अचीव द फूड, यानी आपने खाना आपको टिफ़िन खोल के मिल गया, आपकी हंगर इससे डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल। अराउज क्या हुआ था, हंगर हुआ था। अब जब इस साइकिल के बाद आपकी हंगर पूरी हो गई है, तो अब आपकी जो भूख है वो मिट जाएगी। और जैसे ही ये मिटी, तो कोई दूसरी नीड अराइज हो जाएगी। लेट से आपको वॉशरूम जाना है या कोई और नीड, जैसे पानी पीना है, कुछ भी नीड, आपकी फिर सेकंड नीड शुरू हो जाएगी। फिर वो जैसे ही कंप्लीट होएगी तो एक और आ जाएगी, एक और आ जाएगी। नेवर एंडिंग नीड्स आपकी आती ही रहेंगी। दैट इज़ मोटिवेशन साइकिल। अ नीड इज़ लैक और डेफिसिट ऑफ सम नेसेसिटी, यानी कोई चीज़ अभी आपके पास नहीं है एंड यू नीड टू फुलफिल इट, तो वो हो गया नीड। ठीक है, और इस नीड, फिर ये नीड आपका मन जब करने लग जाता है, दैट इज़ ड्राइव। ठीक है, अ ड्राइव इज़ अ स्टेट ऑफ टेंशन या फिर अराउजल की उस नीड से हमें कुछ, जो भी चीज़ जिस कैटेगरी की वो नीड है, उस चीज़ को हमें करने की पूरी इच्छा हो रही है, दैट इज़ ड्राइव। एंड देन कम्स अराउजल। इट एनर्जाइजेज रैंडम एक्टिविटी, हम रैंडम एक्टिविटी करते हैं ताकि हम उस चीज़ को कर लें। ठीक है, तो वो मन आपका करने लग जाता है। व्हेन, और फिर आपका जब गोल की तरफ जाता है, आप वो गोल पूरा कर लेते हो, तो फिर आपकी जो है, जैसे भूख मिट गई थी, आपकी जो नीड है वो कम हो जाती है। फिर आप एक्टिव होना, मतलब अब आप सेटिस्फाई हो चुके हो, अब आप बैठ सकते हो। फिर वापस से आप बैलेंस स्टेट में आ गए और फिर एक और नीड आती है। तो ऐसे ही जो साइकिल है मोटिवेशन की, ये चलती ही रहती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोटिव्स, यानी मोटिवेशन भी दो टाइप के होते हैं, मोटिव भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल मोटिव्स एंड सेकेंड इज़ साइकोलॉजिकल मोटिव्स। ठीक है, बायोलॉजिकल मोटिव्स यानी जो हमें बायोलॉजी बॉडीली चाहिए होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जो हमें अपने जीवन यापन करने के लिए चाहिए होता है, यानी कुछ गोल्स जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, अर्जेंट नीड्स होती है उनकी, तो इन चीज़ों को पूरा तो करना ही होता है। और इन चीज़ के अंदर हंगर, थर्स्ट और सेक्स, ये तीन चीज़ें आती है बायोलॉजिकल मोटिव्स, क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है। हंगर आपको प्यास बुझानी है अपनी, मतलब थर्स्ट आपको प्यास बुझानी है, हंगर आपको भूख लग रही है, या सेक्स, ये सारी पूरी आपकी बॉडी से रिलेटेड है। सोशली जो सोशली रिलेटेड चीज़ें हैं उससे रिलेटेड होगा, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं ये आपकी सारी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब फर्स्ट आता है हंगर, यानी आपको भूख लगती है, तो आपके कुछ ना कुछ स्टिमुलाइज होते हैं, यानी कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिलते हैं आपकी स्टमक से, कि आपकी स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, कि जिससे वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, लो लेवल ऑफ प्रोटीन हो जाता है। धीरे धीरे वो आपकी जो है नर्व सिस्टम में जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है कि अभी आपको भूख लगने लग रही है। जो बॉडी है वो सिग्नल देना शुरू कर देती है माइंड को कि अभी आप भूखे हो एंड यू नीड टू ईट समथिंग। सो दैट इज़ ओनली अंडर hunger. These are very easy topics and this is one of the easiest chapters I guess. So it is easy. हंगर हम सबको पता है क्या होता है और कैसे ये अराइव होता है, मोटिव कैसे अराइव होता है, क्योंकि हमारे सिग्नल जैसे
शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज थर्स्ट. थर्स्ट यानी अपनी प्यास बुझाना. सो दिस अगेन अननेसेसरी. अब हम हंगर, हमारी भूख पूरी नहीं हो पाएगी. कैन वी लिव? नो वी कांट. हमारी थर्स्ट पूरी नहीं हो पाएगी. कैन वी लिव? नो. तो ये चीज़ें बायोलॉजिकल है, ये चीज़ें हमारी लाइफ जीवन यापन करने के लिए चाहिए ही चाहिए. एंड दीज आर द मोस्ट अर्जेंट नीड्स, राइट. अब आपको प्यास पीनी है, प्यास लगी है, तो आपके जो टिश्यूज़ होंगे बॉडी में वो आपको आपके अपने जो माउथ की ड्राइनेस है, थ्रोट की ड्राइनेस है, उसको रिमूव करने के सिग्नल्स भेजे जाएंगे कि अभी आप पानी पियो. आपके ब्रेन जो नर्व इम्पल्सेस है वो ब्रेन तक जाके आपको बताती रहेंगी कि नाउ यू आर थर्स्टी एंड यू नीड टू ड्रिंक वाटर. तो ये तो हो गया थर्स्ट. These are very easy topics. And the third one is sex. अब when we talk about hunger and thirst, these are the necessities in life that अगर हम hunger और thirst नहीं ले पाएंगे, इन मोटिव्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो we can't live. Sex ऐसी चीज़ है which we can, अगर हम नहीं भी करेंगे तो we can live. तो सेक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बायोलॉजिकल यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो ये भी एक मोटिव है जो हमारी बॉडीली हार्मोन्स वगैरह से हमें पता चलता है कि यू आर अर्जिंग फॉर दिस मोटिव. तो इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्राइव्स भी कहा जाता है कि लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. सो इसीलिए योगा वगैरह में भी यही सिखाया जाता है कि यू नीड टू कंट्रोल दिस ड्राइव, दिस मोटिवेशन, दिस सेक्स मोटिव. आपको इसको कम करना, जितना आप कंट्रोल पा सकेंगे उतना आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी. एंड वन मोर थिंग, दैट इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी एज हंगर एंड थर्स्ट वॉज. इस जो ये जो मोटिव है, इसके लिए हमें सिग्नल्स कैसे मिलते हैं, हार्मोन्स वगैरह जब हमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए अचीव करने के लिए हमें सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू सेटिस्फाई आवर नीड. तो हमें सिग्नल्स मिलते रहते हैं. ओके, सो दैट इज़ सेक्स. तो ये तीन आ गए, हंगर, थर्स्ट और सेक्स आ गए बायोलॉजिकल मोटिव्स में. सेकेंड कम्स साइको सोशल मोटिव्स. अब मे बी ये कोई सोशल ग्रुप्स या फिर जैसे कि फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन, मे बी बोल रही हूँ वैसे तो मैं, बट इनके जो रिलेटेड मोटिव्स हैं हमारे, कि इनके साथ जब हम बैठते हैं तो हमें कैसे कैसे मोटिव्स फील होते हैं. सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट. पीछे वाले बॉडी वाले हो गए, ये हमारे इंटरेक्शन वाले मोटिव्स के बारे में बात की जा रही है. तो पहला है नीड फॉर एफिलिएशन, यानी नीड ऑफ कंपनी या फ्रेंड. यानी कोई भी इंसान हमेशा अकेला रहना पसंद नहीं करता है हर वक्त. कभी कभार इट्स फाइन, बट कभी कभी वी नीड अ कंपनी. हमें किसी दोस्त वगैरह की कंपनी चाहिए होता है ताकि हम अच्छे से सबके साथ बिलोंग करके और मज़ा आ पाए, राइट. सो नीड फॉर एफिलिएशन से आप मतलब डिप्रेस लोगों को ये नहीं होती है, इसलिए वरना सबको नीड फॉर एफिलिएशन होती है कि उनको कोई कंपनी चाहिए. इवन जो डिप्रेस्ड होते हैं उनको भी चाहिए होती है, बट वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि वो अकेला रहना ही सोचते हैं कि वो अकेले ही हैं, राइट. सो दैट इज़ नीड फॉर एफिलिएशन, यानी दोस्ती की, कंपनी की नीड. नेक्स्ट इज़ नीड फॉर पावर आना, लीडरशिप लेना, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, कंट्रोल कर सके, मना सके, लीड कर सके. जैसे कि किसी ग्रुप का कोई लीडर बना, अब सब लोग किसी फॉलो करना नहीं पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो एक पावर की नीड कहीं ना कहीं हम सब में आती है कि वी लीड दिस ग्रुप. जैसे डेविड MC क्लेलांड थे 1975 में, उन्होंने 4 तरीके की जो नीड ऑफ पावर है उनको बताया कि कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी नीड ऑफ पावर को. सबसे पहले, पीपल डू थिंग्स टू गेन फीलिंग्स ऑफ पावर, यानी वो चीज़ें करते हैं जैसे कि स्टोरीज़ पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स, मतलब अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ाते हैं. जैसे कि अगर किसी को स्टोरीज जैसे नरेट करवानी है, किसी ग्रुप को मिला है ये टास्क, तो वो पहले खुद अपनी नॉलेज वगैरह गेन करेंगे उस फील्ड में, ताकि वो लोगों को और अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है. सो हम खुद अपनी चीज़ें करते हैं ताकि हम फीलिंग ऑफ पावर या स्ट्रेंथ ले पाए और हम एक पॉपुलर फिगर बन पाए, ठीक है. सेकेंड वन इज़ दैट पावर कैन ऑल्सो बी फेल्ट फ्रॉम सोर्सेज विद इन अस एंड मे बी एक्सप्रेस बाय बिल्डिंग अप द बॉडी एंड मास्टर अर्जेस एंड इम्पल्सेस. तो पहली थी, पीपल डू थिंग्स टू गेन फीलिंग्स ऑफ पावर
फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड देमसेल्स, जैसे कि हम स्टोरीज आउटसाइड देमसेल्स, जैसे बाहर से हम स्टोरी वगैरह पढ़ रहे थे या नॉलेज गेन कर सकते, ये तो बाहर से कर रहे थे। सेकंड, लोग क्या करते हैं कि वो अपने अंदर ही उस अर्ज को ढूंढते हैं कि उन्हें पावर, अपनी जो सेल्फ, जो उनकी लीडिंग जो पावर है, लीडिंग उनका जो चरिस्मा है, उसको वो ढूंढते हैं, उनको बाहर लाते हैं जो उनके अंदर खुद का होता है, ताकि वो पावर गेन कर पाए। थर्ड इज पीपल डू थिंग्स ऑन इंडिविजुअल्स टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स, जैसे कि अ पर्सन आर्ग्यूज और कम्पीट विद अनदर इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू हैव इन, यानी दूसरों से आर्ग्यू या कुछ बात करना, बहस करना, कम्पीट करना, ताकि आप पावर में आ जाएं। जैसे कि दो लोग हैं, दे बोथ वांट लीडरशिप इन देयर क्लासरूम, तो वो लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं मार्क्स में, लोगों के साथ अपना फ्रेंडशिप बनाने में, हर चीज़ में वो कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दे नीड टू गेन पावर, दे वांट टू बिकम अ पॉपुलर फिगर। देन फोर्थ वन इज पीपल डू थिंग्स एज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अपनी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और वो अपना जो है इन्फ्लुएंस देंगे दूसरों को, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे पहले वो दूसरों के सामने शो करेंगे। सो दैट कम्स अंडर नीड फॉर पावर। ठीक है। नेक्स्ट इज नीड फॉर अचीवमेंट। अब हमें सब लोगों को, किसी को बेटर जॉब चाहिए होती है, किसी को स्कूल में अवार्ड्स ट्रॉफीज़ वगैरह चाहिए होते हैं, किसी को मदर के प्रेज चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ। तो ये जो नीड फॉर अचीवमेंट है, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सके, ये वाला मोटिव कि आपको ये सेटिस्फाई कर सके कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देकर, दैट इज़, जैसे कि मार्क्स मिलना एग्जामिनेशन में, दैट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट। कुछ ना कुछ अचीव करने की जो नीड होती है, दैट कम्स अंडर नीड फॉर अचीवमेंट एज द नेम सजेस्ट। एंड द फोर्थ वन इज़ क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, यानी जब क्यूरियोसिटी होती है, हमें कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ मोटिव्स होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ जानने की ना उत्सुकता हो रही है, ये जानने की कि इस दिन क्या होने वाला है फंक्शन में, ये एक उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। तो आप उसको जानने के लिए लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, आप क्यूरियोसिटी को अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो लोगों के पास जाके या खुद कोई चीज़ पढ़कर या समझकर अपनी क्यूरियोसिटी को खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश, या फिर दूसरों लोगों से पूछकर इंटरेक्ट करके आप अपनी एक्सप्लोर करके जो अपनी क्यूरियोसिटी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो दैट कम्स अंडर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। दीज आर, जो ये टॉपिक्स, इवन जो नेम है टॉपिक का उसको देख के भी समझ आते हैं, सो दे आर ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो, आई गेस। Next is Maslow's hierarchy of needs, and this is one of the most important topics in this chapter. तो Maslow's hierarchy of needs क्या कहता है, ये दिया था एब्राहम एम मैस्लो ने 1968 और 1970 में। ठीक है, अब्राहम एम मैस्लो ने दिया था Maslow's hierarchy of needs। ओके, तो उन्होंने एक ये ऐसे हायरार्की का ये ऐसे पिरामिड भी बनाया, विच वी ऑल कैन सी राइट नाउ। तो ये क्या कहता है कि थ्योरी ऑफ, इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, कि कैसे हम नीचे से ऐसे सब चीज़ फुलफिल करके हम एट द एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे पहुंचते हैं। सो मैस्लो का जो मॉडल था वो ये बताता है कि सबसे पहले जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा, जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल बोलो या बायोलॉजिकल नीड बोलो, जो भी हमारी बॉडीली नीड्स है, जब हम इनको पूरा करते हैं, हम हंगर, थर्स्ट वगैरह सब कुछ, लाइक से जॉब वगैरह मिलके हम ये सारी जो खाना वगैरह है उसको पूरा कर सकते हैं, हम अपने लिविंग को गुजार सकते हैं खाना पीना करके अपना, राइट, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करके। अब जब हमें ये चीज़ मिल गई है तो अगली हमारी नीड जो अराइज होती है वो है सेफ्टी नीड्स, यानी हमें हर डेंजर से फ्री होना। क्योंकि सबसे पहली मांग अगर हम पूछे आपको क्या चाहिए, तो हमें भाई खाना पीना चाहिए, दैट इज़ अ आंसर, राइट, जीने के लिए जो चाहिए होता है। बट अगर ये पूरा हो जाए तो फिर हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें चाहिए होती है सेफ्टी नीड्स, यानी हम डेंजर से फ्री हो, हम पर कोई अटैक ना कर पाए, तभी हम हाउसेस वगैरह बिल्ड करते हैं, राइट, ताकि हम सेफ रहें। अब जब ये नीड फुलफिल हो जाती है, अगली नीड कौन सी आती है, बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी द फीलिंग टू बी लव्ड एंड लव अदर पीपल, यानी लोगों का प्यार पाना और दूसरे लोगों को प्यार करना, दैट फीलिंग अराइजेज नेक्स्ट। And after this is fulfilled, we come to that
द नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी एस्टीम, अपनी सेल्फ एस्टीम जो है नीड है उसको पूरा करना, अपनी वर्थ बनाना इस सोसाइटी में, राइट। जब ये चीज़ भी पूरी हो जाती है तब आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन अब जानता है अपने जितने भी इमोशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, कब क्या जितने भी इमोशंस हैं उनको कब कैसे क्या कंट्रोल करना है, या उसे पता होता है अपने बारे में कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। तो अपने आप को जब वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर लेते हैं, दैट कम्स अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसी के साथ ये जो पूरा पिरामिड है इसमें जो है पूरे कर लिए। अब आते हैं नेचर ऑफ इमोशन, यानी अब इतने सारे टाइप के इमोशंस होते हैं, जॉय, सॉरो, होप, लव, एक्साइटमेंट, एंगर, हेट, और बहुत सारी जो फीलिंग्स और मूड्स इसके अंदर आते हैं। अब फीलिंग और मूड में क्या डिफरेंस है? फीलिंग डिनोट्स द प्लेजर और पेन डायमेंशन ऑफ इमोशन विच यूजुअली इन्वॉल्व्स बॉडीली फंक्शंस, यानी फीलिंग के टाइम पे हमें बॉडीली फंक्शंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ सेटिस्फैक्ट्री फील कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी जॉली होगी उस टाइम पे। ओके, व्हेन वी फील पेन, हमारी पूरी बॉडी में पेन फील हो रहा है वो चीज़। ओके, सो वी आर फीलिंग दैट पर्टिकुलर इमोशन थ्रू आवर बॉडी, राइट। मूड इज़ एन अफेक्टिव स्टेट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन बट ऑफ लेसर इंटेंसिटी दैन इमोशन। अब इमोशन वगैरह हम पूरी बॉडी में फील करते हैं, बट मूड इज़ ऑफ लाइक लेस टाइम पीरियड। कि मूड, जैसे मूड स्विंग्स करते हैं, मूड स्विंग होता है, यानी एक मूड से दूसरे मूड में स्विच होता है इतनी जल्दी जल्दी। क्यों होता है? क्योंकि मूड इज़ ऑफ लेसर इंटेंसिटी देन फीलिंग। ओके, तो दोनों एक ही जैसे हैं बट दे आर नॉट सेम। इमोशंस आर अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल, मतलब कुछ ना कुछ जो हम इमोशन फील करते हैं, कुछ ना कुछ अराउज हो रहा है, हमारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हमारे अराउज हो रहे हैं कुछ ना। और ये फीलिंग्स जो होती है ऑफकोर्स वो सब्जेक्टिव होती हैं, लोगों की अपने अपने इमोशंस होते हैं, अपनी अपनी लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी होती है, कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम सेंसिटिव होता है। तो दैट कम्स अंडर दिस। एंड ये जितने भी वो है इमोशंस है ये सारे बताए हैं, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज। और ये बताया गया कि कई कई लोग अलग अलग लाके हैं। जैसे एक जगह बोला जाता है कि बस ये 5 हैं, 5 तरीके के हमारे इमोशंस हैं। अब जैसे इजार्ड है, उन्होंने बोला कि हमारे 10 बेसिक इमोशंस होते हैं। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होते हैं। अब प्लूटचिक के अकॉर्डिंग 8 बेसिक और प्राइमरी इमोशंस होते हैं। जैसे उन्होंने कंबाइन करके बोला जॉय और सैडनेस, यानी अपोजिट को पेयर किया उन्होंने। एक्सेप्टेंस और डिस्गस्ट, फियर और एंगर, सरप्राइज और एंटिसिपेशन, ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किया। तो लोग अलग अलग तरीके से कितने इमोशंस को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो उनका हाई और लो इंटेंसिटी भी मैटर करना है, यानी हैप्पी और हैप्पीनेस, मतलब कितना ज़्यादा इंटेंसिटी भी मैटर करती है इमोशंस की, और क्वालिटी भी मैटर करती है कि आप कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे हो उस टाइम पे, ठीक है। सो मेन आर प्रॉन टू एक्सपीरियंस हायर इंटेंसिटी। ये देखा गया है कि जो मेन है उनको ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है रैदर देन फीमेल, ठीक है। और जो फीमेल है वो ज़्यादा इमोशनल होती है, एंगर उनमें कम होता है, और जितने बाकी सारे इमोशन होते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, चाहे वो एक्साइटमेंट का हो, चाहे वो रोने का हो, ये एक्सपीरियंस मोर देन मैन, बट मैन एक्सपीरियंस एंगर मोर। तो ये जो जेंडर डिफरेंस है ये हमारे सोसाइटल रोल्स को भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो मेन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, वुमेन होती है वो केयरिंग होती है, एफिलिएट होती है। तो ऐसे करके ये डिवाइड भी कर देते हैं, ये हमारे इमोशंस डिवाइड कर देते हैं ऐसे हमें सोसाइटी के अंदर कि हमें कैसे बिहेव करना है। बट इट डिपेंड्स, वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन वैसे तो, बट जनरली एक टर्म बताई है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है। एक्सप्रेशन, अब इमोशन जो है वो इंटरनल एक्सपीरियंस होते हैं, और कभी कभार लोग देख पाते हैं हमारे इमोशंस और कभी कभार नहीं देख पाते हैं। तो कुछ लोग वर्बली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस जो हमारे होते हैं वो हमारी इमोशंस को कई बार इंडिकेट करते हैं। अब जैसे कल्चरल और इमोशनल एक्सप्रेशंस की बात करी गई है, यहाँ पे बोला गया है कि द वर्बल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कम्पोज ऑफ स्पोकन वर्ड्स होते हैं, वॉइस, पिच भी मैटर करती है, लाउडनेस की,
इस कल्चर में इतना ऊंचा ऊंचा बोला जाता है, मे बी कोई और कल्चर है वहाँ पे सॉफ्टली लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. दीज नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच, यानी जितनी भी हम बिना बोले जो पिच की बात करी गई है, हमारी लाउडनेस की बात करी गई है, इन सब चीज़ों को हम पैरा लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक है. और दूसरी जो नॉन वर्बल चैनल्स, यानी नॉन वर्बल तो जो हम बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं. नॉन वर्बल में ये हमारी पिच या लाउडनेस भी मैटर कर जाती है कि हम जब एंग्री होते हैं तो हम कितने लाउड होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम एक्साइटमेंट में मीडियम टोन में बोलते हैं, जब हम पिच जो है हमारी या स्पीड भी मैटर करती है. इवन जैसे हम एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वरना सैड होते हैं तो कितनी धीरे धीरे बोलते हैं हम, राइट. स्पीड एंड इवन जो टोन है वो हमारी धीमी हो जाती है जब हम सैड होते हैं. सो ये जो नॉन वर्बल चैनल्स है इसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी इंक्लूडेड है. काइनेथिक जैसे पोस्चर, हमारा बॉडी का पोस्चर और बॉडी की मूवमेंट्स भी हमें बताती है कि वो पर्सन कैसा फील कर रहा है, कैसे इमोशंस वो फील कर रहा है. तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस ये सारे आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये रिसर्च एविडेंस रहा है डार्विन के व्यू से कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जॉय, फियर, एंगर, डिस्गस्ट वगैरह, ये सारे इनबॉर्न और यूनिवर्सल होते हैं. यानी किसी ने ये बनाए नहीं है, किसी ने इन्वेंट नहीं करा है, डिस्कवर नहीं किया है. वी जनरली ये लोग शुरू से बचपन से ऐसे इमोशंस बनाते आते हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं. ये जो जॉय, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस और सरप्राइज, ये सब चाहे वर्ल्ड का कोई कोना हो, डजंट मैटर अबाउट द कल्चर, हर इंसान ऐसे ही एक्सप्रेशंस बनाता है. ओके. नेक्स्ट कम्स दिस एंग्री वाला, यानी इट ऑल्सो मैटर्स कल्चर टू कल्चर. कि आपके जैसे गेज बिहेवियर का एक एग्जाम्पल दिया है कि जो लैटिन अमेरिकन्स और सदर्न यूरोपियंस होते हैं वो अपनी आंखें एक दूसरे जो जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टेयर करके उससे बात करेंगे, बिल्कुल उसको देखते ही रहेंगे एंड देन दे इनिशिएट टॉक. बट एशियंस जैसे कि इंडियन, पाकिस्तानीज, ये क्या करते हैं, पेरीफेरल गेज रखते हैं. यानी इंटरेक्शन जब उनकी किसी के साथ हो रही होती है तो वो बीच में देखते हैं, बीच में कहीं और देखते हैं, बीच में देखते हैं. मतलब अमेरिकन्स जो लैटिन अमेरिकन्स हैं उनकी तरह बिल्कुल देखते ही नहीं रहते हैं, लाइक कभी कहीं और उनकी गेज जाती ही नहीं है लैटिन अमेरिकन्स की. बट इंडियन या जो भी एशियंस वाली फेज होती है, गेज होती है, वो क्या करती है, पेरीफेरल होती है, बीच में देखती है, बीच में कहीं और देखती है, बीच में देखती है. सो दैट इज़ हाउ गेज बिहेवियर ऑल्सो मैटर्ड इन कल्चरल डिफरेंसेस, राइट. ये तो नॉन वर्बल चैनल है इमोशन जताने का, इसमें भी जैसे गेज मैटर करता है, राइट. कल्चर एंड इमोशनल लेबलिंग. अब बेसिक इमोशंस जो होते हैं वो कितने ही बना लो आप, बेसिक इमोशंस तो बस ये 5-6 ही होते हैं. बाकी कल्चर टू कल्चर इट मैटर्स कि जैसे एंगर के इस कंट्री में इतने सारे वर्ड्स हैं, इस लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स हैं. वर्ड्स कितने बोलो, एक बेसिक इमोशंस तो एक गिने चुने ही होते हैं. अब ये कल्चर टू कल्चर कितने ही लेबल्स दे देते हैं. जैसे ताहितान लैंग्वेज में 46 लेबल्स दे देते हैं, नॉर्थ अमेरिकन 40 डिफरेंट दे देते हैं. ऐसे ही अलग अलग 81 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के. तो ये कई सारे, जापनीज़ ने इतने दिए, जैसे एंशिएंट चाइनीज़ ने इतने दिए. एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आर्ट को वो देती है, राइज देती है, नाम देती है. वेस्टर्न में ये सब देते हैं. तो ये कई सारे अलग अलग जगह अलग अलग देते हैं, बट बेसिक इमोशंस सिर्फ 5-6 ही है. ठीक है. तो ये माना जाता है कि कुछ ये इन ब्रीफ जो है कि कुछ जो एक्सप्रेशंस हैं वो यूनिवर्सल है, जैसे कि वो एक्सप्रेशंस थे. एक्सप्रेशन और इमोशंस यूनिवर्सल है, यानी सब फील करते हैं वर्ल्ड में. लेकिन कुछ जो इमोशंस एक्सप्रेशन है, इवन वो कुछ जो होते हैं वो कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करते हैं. जैसे कि गेज बिहेवियर था, राइट. वो कल्चर टू कल्चर मैटर करता है, ये कौन कितनी इंटेंसिटी से किसी को देखता है. ये एक और टॉपिक है बॉक्स में, यानी PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ये एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर एक पर्सन अपने पास्ट लाइफ में जितना भी बुरा, जो भी उसके साथ बुरा हुआ है या जो हुआ है, कोई भी ट्रॉमा होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा जो उसे एट प्रेजेंट डे पे हॉन्ट करेगा. यानी कोई बुरा मेरे साथ कोई पहले कुछ बुरा हुआ था, तो आप अब के टाइम पे मेरे को वो चीज़ें याद होंगी और जब भी आएंगी वो एक ट्रॉमा सा बना देगी मेरे दिमाग में. तो वो
उसकी वजह से फिर मेरे को मेरा प्रेजेंट भी उस पास्ट की वजह से मेरे ट्रॉमे की तरह बीत रहा है. दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. अब नेक्स्ट है मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस. यानी यहाँ पे आपको आपके जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको मैनेज करने की टेक्निक्स बताई गई है सिंपली. पहला है एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने बारे में जानो. सेकेंड इज अप्रेज द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, यानी कोई भी सिचुएशन है, किसी के साथ मान लो लड़ाई हुई है, कुछ हुई है, सो डोंट जस्ट लुक एट योर पर्सपेक्टिव, ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो, ताकि आपकी जो लड़ाई है वो सुलझ जाए या लड़ाई और आगे कंटिन्यू नहीं हो. तो आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी देखना स्टार्ट करो. डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग. कोई चीज़ आपकी बुरी जा रही है एंड यू नो इट, सो स्टार्ट करेक्टिंग इट rather than just accepting कि हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा. try to do some self monitoring. okay, next is engage in self modeling. अपने आप को रोज़ बेहतर बनाते रहो. right, perceptual reorganization and cognitive restructuring, यानी अपने जो चीज़ें हैं, यानी दूसरी तरफ से भी चीज़ों, हर चीज़ को उसके दूसरे सिक्के को भी जानने की पहचानने की कोशिश करो. अपने थॉट्स को पॉजिटिवली फॉर्म करो. वापस से अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको एकदम से एलिमिनेट करने का फोकस करो. मेडिटेट टाइप से करो, उन सबको हटाओ और पॉजिटिव जितने भी दूसरे इंसान की हर पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करो. एंड देन यू विल बी एबल टू कम्पैक्ट इट. नेक्स्ट इज़ बी क्रिएटिव, यानी कोई हॉबी ढूंढ लो, कुछ ढूंढ लो और अपने आप को जो भी चीज़ में आपको मज़े आते हो उसके अंदर अपना टाइम बिताओ, ताकि आप जो नेगेटिव इमोशंस है वो सारे चले जाए. नेक्स्ट इज डेवलप एंड नर्चर गुड रिलेशनशिप्स, यानी अच्छे रिलेशनशिप. अपने फ्रेंड्स वाइजली चूज़ करो ताकि जब आप उदास हो वो आपके साथ खड़े रहें और फिर आपको जॉली मूड में वापस से लाने की पूरी अच्छे से कोशिश कर पाए, ताकि वो कंपनी दे पाए आपको. राइट, हैव एम्पैथी, यानी अपनी के अलावा दूसरे लोगों को भी समझने की कोशिश करो. उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करो जिस पर्सन के साथ आपकी फ़ाइट हो रही है या जो भी हो रहा है. राइट, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस. यू वॉन्ट बिलीव बट हेल्पिंग अदर्स डेफिनेटली हेल्प्स यू. यानी अगर आप दूसरों को, मान लो किसी गरीब को अगर आप खाना भी देते हो, सो दैट स्माइल ऑन देयर फेस, आपकी स्माइल ले आएगी वो, बिकॉज दैट इज़ जस्ट टू गुड. क्योंकि दूसरों को खुश देखकर हमें भी खुशी आती है. अगर हमारे आसपास सब रो रहे हैं, सब अपसेट है, एवरीथिंग लाइक दैट, तो हमें भी नेगेटिव एनर्जी वो आने लगेगी. बट अगर सब खुश हैं, अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो और वो आपकी वजह से खुश हो रहे हैं, तो आप भी एट द एंड खुश हो जाते हो. ओके, सो हेयर वॉज मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, यानी एग्ज़ाम देते वक्त जो आपको एंग्जाइटी होती है उसको कैसे मैनेज करते हैं. तो यही पे आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जा रहा है इस पैराग्राफ में. राइट, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हैं क्या, कि प्रिपेयर वेल, यानी यूँ मत करो कि एक रात पहले प्रिपेयर करो. आप उस चीज़ को काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब नहीं करते हैं लोग, लेजीनेस. बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, थोड़ी बहुत रोज़ थोड़ी बहुत तो कोशिश करो, ताकि एट द एंड वो एनजाइटी ना हो, वो स्ट्रेस ना हो. अपने जो भी जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ओके, हैव अ रिहर्सल, यानी अपने फ्रेंड के साथ या एक पार्टनर बना लो जिसके साथ आप स्टडी करो, स्टडी कंपेनियन. और हैव अ रिहर्सल, यानी एक मॉक एग्जामिनेशन दो ताकि अपने एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको कोई स्ट्रेस फील ना हो. इन ऑक्यूलेशन, यानी अपने स्ट्रेस से अपने आप को बाहर लाओ. यानी अपनी प्रेपरेशन मस्त होती है तो हमारे को स्ट्रेस भी नहीं होता है. तो अपने आप अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो. ओके, पॉजिटिव थिंकिंग, बस सोचो कि अगर आपने सब अच्छा कर ही रखा है तो वाई वुड यू फील दैट स्ट्रेस, क्यों फील. क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यही होता है ना कि सिलेबस पूरा नहीं होता, जितना चाहते थे उतना कवर अप नहीं कर पाए. बट जो करो एट द एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना पेपर अटेंड करने जाओ. सीख सपोर्ट, अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो, थोड़ा खुलो एक दूसरे से, ताकि यू विल फील लाइट. दूसरों को बताने से आप हल्का फील करते हैं, सो डू दैट. इससे आपको रिलैक्स फील कर पाओगे. आप एक्सरसाइज भी करो, इवन रिलैक्सेशन वाली जो मेडिटेशन वगैरह, ये सारी अपनी जो पोस्चर है वो अच्छे बनाओ. ये जितनी भी अच्छी हैबिट्स है वो अपनी लाइफ में लाओ. एक्सरसाइज करो, योगा करो, ताकि आप जो है फ्रेश माइंडेड रहो पूरे टाइम.
सो नेक्स्ट बताया गया है मैनेजिंग योर एंगर। अपना जो गुस्सा, जो सबसे लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है, इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। तो यही एंगर की बात करी गई है कि एंगर कैसे आप खुद सोच सोच के, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर ओन थिंकिंग, कि अब आप खुद कोई भी चीज़ हुई है आप खुद सोचते रहते हो उसके बारे में, नेगेटिव सोच जाओगे और ज़्यादा, जो भी बुराई है उसके बारे में आप सोचते रहेंगे, तो आप और ज़्यादा एंगर बिल्डअप होता रहेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए रिकग्नाइज द पावर ऑफ योर थॉट्स, यानी अपने थॉट्स को बंद करो, जो भी नेगेटिव थॉट है भूल जाओ उसे 2 मिनट के लिए और रोक दो, अपनी शांति दो अपने ब्रेन को। रियलाइज यू योर अलोन कैन कंट्रोल इट। यू मत सोचो कि कोई फ्रेंड आएगा, कोई फैमिली मेम्बर आएगा, कोई आएगा फिर वो मेरे को संभालेगा। नो, यू हैव टू नो दैट आप खुद ही संभालते हो। ये बस आपने माइंड सेट बना रखा है, कोई आएगा एंड देन ओनली यू कैन कंट्रोल योर एंगर, बट नो, आप खुद इसे अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से रोक सकते हो। डू नॉट एंगेज इन सेल्फ टॉक दैट बर्न्स, यानी खुद से बातें मत करो कि ये ऐसा है वैसे, मतलब खुद से हम, कोई भी लड़ाई होती है, कुछ होता है, हम खुद से अपनी बातें करते रहते हैं एंड हम खुद नेगेटिव, हम खुद वो दोषी होते हैं कि हम खुद नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने देते हैं खुद से नेगेटिव बातें करके। बट डू नॉट डू दैट। पॉजिटिव बातें कर रहे हो तो ठीक है, अगर नेगेटिव है देन स्टॉप इट इमिडिएटली। देन डू नॉट एस्क्राइब इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव टू अदर्स, यानी अपना, मान लो कोई भी इंटेंशन एकदम से जैसे आ रहा है कि मैं, मेरे को इसको मारने का मन कर रहा है, नॉट टेल इट टू एनीवन, इसको खुद से कंट्रोल करो, ठीक है। इसको मत बताओ दूसरों को, क्योंकि अगर दूसरों को ये चीज़ बताओगे तो आपको बढ़ावा ही लगेगा। एंड डू नॉट टेल इट, जस्ट आप खुद उसको कम करने की कोशिश करो। जो भी आपको उस टाइम पे, गुस्से के टाइम पे आपको कोई चीज़ तोड़ने का या कोई भी मन कर रहा है, यू जस्ट कंट्रोल इट योर सेल्फ और अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। रेजिस्ट हैविंग इरेशनल बिलीव्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में कुछ ना कुछ एजम्पशन बनाना छोड़ दो। ट्राई टू फाइंड कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एंगर, तरह तरह के एंगर को, जैसे कि वो होते हैं स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, वो उनको वो भी लोग ऐसे माइंड सेट बनाते हैं कि इनसे स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। वैसे तो खुद की पॉजिटिव थिंकिंग से हो सकता है, बट अगर आपकी नहीं हो पा रहा है तो गो फॉर दैट स्ट्रेस रिलीवर्स, ताकि आप बेटर हो पाए। लुक इनवर्ड नॉट आउटवर्ड फॉर एंगर कंट्रोल, यू देखो कि आपकी तो गलती नहीं थी ना कहाँ कहीं, अगर आपको एंगर में यूँ लग रहा है मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, देन जस्ट काम डाउन, स्टॉप दैट दोज थॉट्स, ओके। गिव योर सेल्फ टाइम टू चेंज, यानी अपने एंगर, ये जो एंगर मैनेजमेंट है ये एकदम से नहीं आएगा, आप धीरे धीरे इसको मैनेज करना सीख सकते हैं। तो एनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस, अब नेगेटिव इमोशंस को कम्बैक्ट किया, एंगर को कम्बैक्ट किया आपने, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को हटाया, अब हम बढ़ाएंगे पॉजिटिव इमोशंस। तो आपने यही जो पूरा पैराग्राफ है ये वही बताया कि आपको अपनी पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए। पर्सनालिटी ट्रेट, होपफुल, अपनी होपफुलनेस लाओ, किसी भी चीज़ को होप मत खो, हैप्पीनेस लाओ, पॉजिटिवली सोचते रहो। और पॉजिटिव मीनिंग, हर कोई भी बात हो, सोचो सब होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव मीनिंग लाओ हर बात का। हैव अच्छे से कनेक्शंस रखो, अपने रिलेशनशिप्स रखो, अपने क्लोज फ्रेंड्स रखो, सो दैट विल वर्क। बीइंग एंगेज, कोई भी काम, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो करते रहो ताकि आप जॉली मूड में रहो हमेशा। एक फेथ रखो हर चीज़ में, ताकि क्योंकि आपकी लाइफ एक पर्पस से है, तो एक फेथ हर चीज़ में रखो। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, कोई भी चीज़ हुई है उसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करो कि ये चीज़ क्यों हुई है, मे बी ऐसा होना ही था या समथिंग, कुछ ना कुछ अच्छा इमेजिन करो, ओके। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर एंड थैंक यू।